अब अपन स्टार्ट करते हैं रासायनिक बलगतिकी का लेक्चर नंबर 6। ठीक है, देखिए ध्यान से, मैंने लिख रखी है द्वितीय कोटि की अवक्रिया। कल हमने पढ़ी थी प्रथम कोटि की अवक्रिया से आप क्या समझते हो। तो उसका जो डेफिनेशन था वो था दर समीकरण में अविकारकों की सांद्रताओं पर लगी घातों का योग एक होने पर उस अवक्रिया को प्रथम कोटि की अवक्रिया कहते हैं। अब तुम बताओ कि अवकारकों की सांद्रताओं पर लगी घातों का योग यदि मैं कितना कर दूं, 2 कर दूं, तो बताओ मुझे कि ये डेफिनेशन फिर किसकी हो जाएगी, द्वितीय कोटि की अवक्रिया। यानी कि दर नियम समीकरण में अविकारकों की सांद्रताओं पर लगी घातों का योग 2 होने पर उसे द्वितीय कोटि की अवक्रिया कहते हैं। ठीक है, मान लो कोई एक सामान्य अवक्रिया है 2A से उत्पाद। इस अवक्रिया को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, या करके मैं ऐसे लिख सकता हूं A + B गिव्स उत्पाद। मतलब चाहे ऐसे लिखियो चाहे ऐसे लिखियो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऐसे और ऐसे क्या है, कोटि कितनी होनी चाहिए, 2। अब क्रिया कैसे भी तरीके से हो सकती है। ठीक, अब मैं इसमें लगाता हूं दर समीकरण। तुम सब लिखो दर समीकरण से या दर नियम से, दर नियम से। और दर नियम क्या कहता है, अभिक्रिया की दर, सब लिखो, अभिक्रिया की दर बराबर दर स्थिरांक इंटू अविकारकों की सांद्रता पर कौन सी घात पर निर्भर करती है, द्वितीय कोटि की, 2। 2 तो होनी चाहिए क्योंकि अवक्रिया कौन सी कोटि की पढ़ रहे हैं, 2। तो ए पे घात 2 लगा दिया। या मैं इस अवक्रिया के लिए मैं लिखता दर समीकरण, तो बताओ क्या होता, दर बराबर, मान लो इसके लिए लिखता तो क्या होता कि ए पे घात 1 और बी पे घात 1। 1 अपन लिखे या न लिखे इससे फर्क नहीं पड़ता, घात को 1 लिखो या मत लिखो, इससे क्या फर्क पड़ना है। क्लियर हुआ है यहाँ तक। फिर देखो मैं लिखूंगा अवक्रिया की कोटि कितनी है, तो कोटि आपको साफ साफ बता रही है, कोटि बराबर, अभी अभी पढ़िए डेफिनेशन मैंने समझाई थी, अवक्रिया की कोटि किस पर निर्भर करती है, अविकारकों की सांद्रता पर लगी घात। तो घात कितनी लगी है यहाँ पे, 2। यदि मैं इस दर समीकरण के लिए कोटि निकालूं तो कैसे लिखोगे कोटि को, 1 + 1 = 2। वो तो आनी तो 2 ही है। समीकरण ऐसा भी हो सकता है, समीकरण ऐसा भी हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो ये तो हो गई कोटि। मान लो मैं इसका कोई एग्जांपल देना चाहूं, जैसे 2HI गिव्स H2 + I2, और इसके लिए मैं, हाँ बोलो, रुक जाओ 1 सेकंड, दर बराबर के HI पे घात कितनी लगेगी, 2। तो इसके लिए भी कोटि कितनी हो जाएगी, जो मैंने एग्जांपल दे दिया। अब आती है जो मेन चीज है, वो है द्वितीय कोटि की अवक्रिया के दर स्थिरांक की इकाई। तो सब लोग हेडिंग डाल लो, द्वितीय कोटि की अवक्रिया के दर स्थिरांक की इकाई, दर स्थिरांक की इकाई, दर स्थिरांक की इकाई, ये पेपर में आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो इकाई निकालने के लिए आपको दर समीकरण देना जरूरी है, जो कि हमारा समीकरण कहाँ है, ये रहा, अवक्रिया का दर समीकरण, इसी से इकाई निकल आई। ठीक है, मैं लिख रहा हूं दर बराबर दर स्थिरांक, इसी की तो इकाई चाहिए, A⁴, इससे भी निकल आएगी, बात तो एक ही है, किसी को भी ले लो एक ही बात है। अब देखो ये दर स्थिरांक के, तो इसके मैं मान निकाल लूं, दर स्थिरांक के बराबर ऊपर क्या रहेगा, दर, नीचे क्या आएगा, A की सांद्रता पे घात 2। बोलो इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब तुम बताओ ये दर क्या होती है, दर बराबर हम जानते हैं फॉर्मूला, दर बराबर होता है अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। मतलब ऊपर क्या आता है वर्ड सांद्रता, नीचे क्या आता है समय। तो बताओ दर की जगह मैं यहाँ लिख सकता हूं सांद्रता बटे
समय, ठीक है, इनटू ये क्या है, ये क्या है, ये भी तो सांद्रता है, किसकी है, अविकारक की सांद्रता। तो इससे हमें मतलब नहीं है कि वो कौन से अविकारक की क्या है, पर है तो सांद्रता ही, तो इसकी जगह पे भी हम क्या लिखेंगे, सांद्रता। और घात कितनी लगी है सांद्रता पे, इतना बोलो समझ में आया जल्दी से कमेंट में। दर की जगह सांद्रता बटे समय, और ए क्या है, अभिकारक की सांद्रता, तो मैंने लिख दिया अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक लिखना जरूरी नहीं है, सांद्रता लिख दो बस, सांद्रता। और घात कितनी लगी उस पे, 2, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखो, तो ये एक घात वाला था तो ये कट गई, और ये 2 घात वाला, तो कितनी घात बटी, 1। क्या आ गया ऊपर, 1 बटे नीचे क्या है, समय, और समय को हम क्या लिख सकते हैं, सेकंड लिख सकते हैं, इनटू सांद्रता है, सांद्रता पे घात कितनी है, 1। और सांद्रता की इकाई बताओ बेटा क्या होती है, जल्दी से कमेंट में। सांद्रता बराबर क्या होती है, मोल प्रति लीटर। और मोल प्रति लीटर को हम कैसे लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स। तो देखो सांद्रता की इकाई मोल लीटर इनवर्स, हाँ, मोल को ऊपर ले जाऊंगा, मोल को, तो क्या आएगा, मोल इनवर्स। सेकंड को ऊपर ले जाऊंगा, या लीटर को भी ऊपर ले जाऊंगा, तो ये माइनस था तो क्या हो गई, प्लस। और सेकंड को ऊपर ले जाऊंगा तो सेकंड इनवर्स। नीचे लिखो, मैं बोल रहा हूं, दर स्थिरांक की इकाई द्वितीय कोटि की अवक्रिया के लिए, द्वितीय कोटि की अवक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई दर स्थिरांक की इकाई मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज आती है, ठीक है। और तुम्हारे नोट्स में भी बेटा यही लिखी है, मैंने कल ही भेज दिए थे इसके तुम्हें नोट्स, ठीक है, बना लेते। सेम यही चीज लिखी हुई है, नोट सामने रखोगे, वीडियो देखोगे, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हेडिंग डाल लो, तृतीय कोटि की अवक्रिया, तृतीय कोटि की अवक्रिया। तो सेम वही लैंग्वेज रहेगी जो द्वितीय कोट में थी, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। क्या रहेगी, देखो, दर नियम समीकरण में अवकारकों की सांद्रताओं पर लगी घातों का योग, लगी घातों का योग 2 की जगह लिख लेना, 3 होने पर उस अवक्रिया को तृतीय कोटि की अवक्रिया कहते हैं। केवल एक वर्ड यहाँ चेंज होगा, तृतीय कोटि की अवक्रिया कहते हैं। फिर सेम, माना एक सामान्य अवक्रिया निम्न है, और कोई भी तुम्हें जो अच्छी लग रही हो वैसी अवक्रिया मान लो, पर मानना ऐसी जो तृतीय कोटि की हो। जैसे मैंने मान लिया 2a प्लस बी गिव्स उत्पाद। कोई बच्चा ऐसा भी मान सकता था, a प्लस 2b गिव्स उत्पाद। जो तुम्हारी मर्जी है वैसे मानो, चाहे ऐसे और चाहे ऐसे, बात एक ही है, ठीक है। फिर हम क्या लगाते हैं इसमें, दर नियम से, दर नियम से। और दर नियम क्या कहता है, अवक्रिया की दर बराबर दर स्थिरांक इनटू सांद्रताओं का गुणनफल। इसकी सांद्रता अभिकारक ए की सांद्रता, इस पे घात कितनी, 2, क्योंकि हमें कौन सी कोटि बनानी है, तृतीय कोटि बनानी है, तो इस पे घात कितनी लगेगी, 2 इंटू बी की सांद्रता पे घात कितनी लगेगी, 1, ठीक है। तो कोटि हो गई, कोटि इक्वल टू हो गई 2 + 1 = 3। इस अवक्रिया के लिए भी निकालेंगे तो भी कोटि इतनी ही आएगी, ठीक है। मैं इसका मान लो कोई एग्जांपल देना चाहूं तो दे सकता हूं, जैसे कि 2NO + O2 गिव्स 2NO2, 2NO + O2 गिव्स 2NO2। अब देखो इसके लिए मैं दर समीकरण लगाऊं, दर नियम से, दर नियम से दर समीकरण क्या होगा, अवक्रिया की दर
अभिक्रिया की दर बराबर क्या लिखोगे के, देखो NO पे घात कितनी 2, यानी कि NO की सांद्रता पे घात 2 इंटू O2 की सांद्रता पे घात 1। कोटि, इसकी कोटि निकालो, कोटि बराबर कितना है 2 + 1 = 3। बोलो समझ में आया यहां तक? अब जो मेन पार्ट है वो है दर स्थिरांक की इकाई। तो सब बच्चे हेडिंग डाल रहे हैं दर स्थिरांक की इकाई कौन सी कोटि के लिए? तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई। दर स्थिरांक की इकाई, देखो दर स्थिरांक क्या होता है पहले तो ये देखो के, किससे आती है दर स्थिरांक की इकाई? आप सब जानते हो बहुत अच्छे से, आपका दर समीकरण। कहाँ है दर समीकरण? ये रहा, किसी से भी निकाल लो, ये भी तो वही चीज है, ये भी वही चीज है। तो अभिक्रिया की दर बराबर के ए पे घात 2 और बी की सांद्रता पे घात 1। ठीक है, तो आपको तो दर स्थिरांक चाहिए के, तो दर स्थिरांक के बराबर, बताओ कैसे मान निकालोगे के? ये नीचे आ जाएगा दर के, दर अपॉन ए की सांद्रता पे घात 2 इंटू बी की सांद्रता पे घात 1। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये दर है, दर को हम क्या लिखते हैं? सांद्रता बटे समय, है ना, dA/dt। तो ऊपर तो आती है सांद्रता और नीचे समय, ये तो किसका हो गया? इस दर का हो गया। अब ये क्या चीज है? ये भी तो बेटे सांद्रता है। देखो ये समीकरण है, जे अवकारक ए की सांद्रता है और जे अवकारक बी की सांद्रता है, तो सांद्रता ही, तो इनको भी हम क्या लिखेंगे? सांद्रता पे घात कितनी है 2 इंटू ये क्या है? सांद्रता पे घात कितनी है 1। ठीक है, अब देखो ध्यान से, एक सांद्रता से एक सांद्रता कैंसिल हो गई, बचा क्या? समय को हम क्या लिखते हैं? सेकंड इंटू इस सांद्रता को हम क्या लिखते हैं? इस सांतइयों के तो आंसर आ भी गए, लिख रहे हैं मोल -2 लीटर टू सेकंड इनवर्स। बिल्कुल सही है, ये ऋतिक ने लिखी है, कृष्णपाल ने लिखी है ना, गोविंद ने लिखी है, विवेक। ये बच्चे क्या है? एक्टिव है, मतलब लिख रहे हैं, काम कर रहे हैं, इससे ये समझ में आता है। सांद्रता, सांद्रता को हम लिखते हैं मोल लीटर इनवर्स, और इस पे घात कितनी लगा दूं? 2। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। ये सेकंड को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो इनवर्स हो जाएगा, तो एक तो ये हो गई सेकंड इनवर्स। अब मोल को भी ऊपर ले जाऊंगा, एक तो देखो सॉल्व कर लो इसको, और मोल पे घात कितनी है नीचे? मोल पे घात 2 और लीटर पे घात कितनी है? -2। ये घात को मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, मोल पे घात 2 और लीटर पे घात भी 2 है, लेकिन ये माइनस की है, ये प्लस की है। ठीक, और इसको मैं पहले ही ऊपर ले गया। अब मैं धीरे धीरे इनको भी ऊपर लेना चाह रहा हूँ, तो मोल को ऊपर ले जाऊंगा तो बताओ क्या होगा? मोल -2 ऊपर घात जाएगी, प्लस की है तो ऊपर जाएगी तो माइनस, और लीटर की ऊपर जाएगी तो क्या होगी? लीटर 2, क्योंकि घात माइनस में ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाती है, और सेकंड इनवर्स। अब आते हैं अपन तृतीय कोटि की अभिक्रिया की इकाई तो हो गई, क्या थी? मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। ठीक है, अब आती है शून्य कोटि की अभिक्रिया, तो हेडिंग डाल लो शून्य कोटि की अभिक्रिया, क्योंकि कोटि 3 तक ही होती है, इससे बड़ी होती नहीं है कोटि, कोई अभिक्रिया ऐसी है ही नहीं 3 से ज्यादा कोटि रखती हो, इसीलिए 3 तक ही है शून्य कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, अब बताओ इसकी डेफिनेशन, जो होशियार बच्चा है जो रोज पढ़ रहा है वो अपने आप बना सकता है। दर नियम समीकरण में अवकारकों की सांद्रताओं पर लगी घातों का योग शून्य होने पर, शून्य
शून्य होने पर उस अवक्रिया को शून्य कोटि की अवक्रिया कहते हैं। शून्य कोटि की अवक्रिया कहते हैं। अब शून्य कोटि की अवक्रिया कैसी होगी, कैसे ही लिख दो, कोटि शून्य होगी, ए से उत्पाद। अब तुम कह रहे हो इसके आगे तो एक दिख रहा है, एक दिखने से नहीं होता, मैंने पहले ही बोला, चाहे 10 दिखे चाहे 5 दिखे, इसके आगे गुणांक से कुछ भी नहीं होता। शून्य कोटि का मतलब ये है, अभी मैं समझा देता हूं। दर नियम समीकरण से यह अवक्रिया कैसी है, यदि शून्य कोटि की है, दर नियम समीकरण से यह लिख दूंगा, यह अवक्रिया शून्य कोटि की है, शून्य कोटि की है, तो दर अवक्रिया की दर बराबर, अवक्रिया की दर बराबर क्या लिखूंगा मैं, के दर स्थिरांक इंटू ए। बताओ घात कितनी लगेगी इस पे, कमेंट में बताओ कितनी लगेगी। माता दीन बिलोनिया बोल रहा है 0 लगेगी। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, इस पे घात कितनी लगेगी, 0। यहां देख के मत रख देना, क्योंकि यह क्रिया कैसी है, शून्य कोटि की। और इस घात का 0 आप समझते हो, x पे घात 0 को सॉल्व करो, क्या आएगा मान 1। ऐसे ही एक ही सांद्रता पे घात 0 रखी है तो उसका मान 1 होता है। तो तुम ये धोखे में मत रह जाना कि इसको 0 कर दिया सर ने, 0 नहीं है, इसकी सांद्रता कितनी है, 1 है। क्योंकि घात 0 लगती है तो सांद्रता उसकी फिक्स हो जाती है, इकाई हो जाती है, इसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये ऐसी अवक्रिया है जो सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करती। अब कारकों की हमेशा कोई पूछे शून्य कोटि की अवक्रिया कैसी होती है, तो तुम कह देना शून्य कोटि की अवक्रिया अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। चाहे तुम सांद्रता 50 मोल डाल दो, चाहे तुम उसमें आधा मोल डाल दो, कुछ भी डाल दो, उसकी सांद्रता कितनी मानेगा, वो इकाई मानेगा। ठीक है, निर्भर नहीं करती शून्य कोटि की अवक्रिया की सांद्रता पर। ठीक है, दर। अब देखो इसका मान तो 1 हो गया, तो बताओ दर बराबर क्या आ गया, के इंटू 1। तो दर बराबर आ गया दर स्थिरांक के, इसी को हम बोलते हैं दर स्थिरांक। कोई पूछे शून्य कोटि की अवक्रिया की दर क्या होती है, दर स्थिरांक के बराबर होती है हमेशा। शून्य कोटि की अवक्रिया की दर दर स्थिरांक के बराबर होती है। अब देखो कोटि कितनी है इसकी, क्योंकि शून्य कोटि की अवक्रिया घात कितनी लगी है, 0। जी हम कोटि किससे पहचानते हैं, दर नियम समीकरण में अवकारकों की सांद्रताओं पर लगी घातों का योग शून्य होने पर उस अवक्रिया को शून्य कोटि की कहते हैं। तो योग कितना आ रहा है, 0, इसलिए हमने कोटि कितनी लग दी, 0। अच्छा, शून्य कोटि की अवक्रिया की एक डेफिनेशन और है, सोचो क्या हो सकती है। इधर कॉर्नर में लिखिए, देखो जिन अवक्रियाओं की दर, जिन अवक्रियाओं की दर, ध्यान से सुनना, ऐसी अवक्रियाएं जिनकी दर अवकारकों की सांद्रताओं पर निर्भर नहीं करती। बताओ इसमें अवकारक की सांद्रता पर ये दर निर्भर कर रही है क्या, नहीं करती। वे अवक्रियाएं क्या कहलाती हैं, शून्य कोटि की अवक्रियाएं कहलाती हैं। यानी जिन अवक्रियाओं की दर अवकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, वे अवक्रियाएं शून्य कोटि की अवक्रियाएं कहलाती है। तो एक डेफिनेशन जो नई है वो ये लिखी, तुम्हारी मर्जी, इसको लिखोगे या इसको, दोनों ही बिल्कुल सही। अब बुक में कई बार ये लिखी मिल जाती है तो तुम्हें ये लगता है सर ने तो यही लिखाई थी, ये वाली तो बताई भी नहीं उन्होंने, इसलिए मैंने दोनों बता दी। जिन अवक्रियाओं की दर अवकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, वे शून्य कोटि की अवक्रियाएं कहलाती हैं। और इसका प्रूफ भी है, देख लो, एक इसकी सांद्रता क्या हो गई, इकाई है ही नहीं, दर समीकरण में कहाँ है अवकारक की सांद्रता, वो तो के, यानी कि दर स्थिरांक पर ही निर्भर करेगी, अवकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। बताओ समझ में आया, आ गया। चलो इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। अमोनिया बनाने की एवर विधि में यदि मैं अमोनिया ले लूं NH3 2NH3 गिव्स N2 प्लस 3H2, दिखने में ये तुम्हें 2 लग रही होगी कि द्वितीय कोटि की, पर नहीं है। ये कितने इसमें एपी लेते हैं उत्प्रेरक के रूप में, इसमें
जो मोल है उनको मत देखो, ये अवक्रिया शून्य कोटि की, और मैंने तुमसे कहा होगा कि तुम अवक्रिया को देख के नहीं कह सकते कि यह अवक्रिया शून्य कोटि की है कि प्रथम कोटि की है। इसको सिर्फ तुम, इसका यदि वो हमें वेग व्यंजक दे दे, अब तो हम निकाल देंगे क्योंकि हमें पता है कि ये हम शून्य कोटि की पढ़ रहे हैं, तो हम इसका वेग व्यंजक लिख देंगे दर नियम से। अब तो हम लिख सकते हैं दर नियम से। क्या लिखोगे बताओ दर? सब लोग यही लिखोगे ना, NH3 पे घात 0। क्यों? तुम्हें पता है कि यह क्रिया कौन सी होगी, शून्य, हम पढ़ी सुन रहे हैं। लेकिन यदि तुम्हें मैं बताऊं नहीं और तुमसे कहूं कि बताओ मुझे कोटि इस अवक्रिया को देख के, तो तुम अवक्रिया को देख के कोटि नहीं बता सकते, क्योंकि कोटि प्रायोगिक मान है, प्रयोगों से ही पता चलता है। आपने पढ़ा था ना, दर नियम समीकरण में अवकारकों की सांद्रताओं पर लगी किस घात पर निर्भर करती है? अवक्रिया की दर। तो जब हम दर नियम समीकरण में किस घात पर निर्भर करती है, यानी ये घात नहीं निकाल सकते, तो हम कोटि कैसे बता सकते हैं? यानी कि हमें जब भी वो कोटि पूछेगा तो समीकरण के साथ साथ क्या और देगा? वेग व्यंजक, या वेग व्यंजक भी कह सकते हैं इसको, या दर समीकरण। ठीक है, इन दोनों चीजें, एक भी दे दी उसने, दर समीकरण भी दे दिया तो भी हम बता देंगे, दोनों दे दी तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये भी दे दी ये भी दे दी। क्लियर हुई? चलिए इतना उतार लो। अब अपन जो मेन इंपोर्टेंट चीज है वो है दर स्थिरांक की इकाई। तो सब लोग हेडिंग डाल लो, शून्य कोटि की अवक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई। दर स्थिरांक की इकाई, इसकी मैं तुम्हें ओटी दूंगा बाद में, पूरा एक वो बनाऊंगा, उसकी पीडीएफ फाइल बना के दूंगा, इसमें से ओटी आती है एक, और क्या क्या ओटी आती है वो सारी की सारी हैं तो तुम्हारे नोट्स में ही, लेकिन मैं कंप्यूटर से टाइप करके दूंगा पूरा। ठीक है, दर स्थिरांक की इकाई। दर स्थिरांक की इकाई निकालो बच्चों, सब निकालना सीख गए होगे अब तो। हमें काय से पता चलेगी दर स्थिरांक की इकाई? इसके वेग व्यंजक से, यानी अवक्रिया की जो दर समीकरण है उससे। दर बराबर के ए पे घात क्या है? शून्य। तो अवक्रिया की दर बराबर क्या आ गई? के, क्योंकि इसका मान तो क्या होगा? 1 होगा दर। तो बताओ मुझे इसकी इकाई निकालने के लिए, दर स्थिरांक की इकाई निकालने के लिए दर की इकाई पता होना चाहिए बस। दर स्थिरांक बराबर दर, मैंने ऐसे लिख लिया, इसको इधर लिख लिया, के को राइट हैंड साइड में लिख लिया भाई, जिसकी इकाई निकाल रहे हैं उसको इधर लिख लो, और दर इधर है। अब बताओ दर क्या होती है? दर बराबर होता है सांद्रता बटे समय अंतराल। समय, सांद्रता बटे समय। सांद्रता की इकाई क्या होती है? मोल लीटर इनवर्स बटे समय सेकंड। सेकंड को ऊपर ले जाओ बस, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो लिख देंगे शून्य कोटि की अवक्रिया के दर स्थिरांक की इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है। अब ओटी यहां बनती है, ये आती है कि शून्य कोटि की अवक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई अवक्रिया की दर के बराबर होती है। जो अवक्रिया की दर की इकाई होगी वही क्या होगी? दर स्थिरांक की। शून्य कोटि की अवक्रिया में देखो, दर स्थिरांक की इकाई किसके बराबर होगी? अवक्रिया की दर के बराबर होगी। दर स्थिरांक की इकाई किसके बराबर होगी? दर के बराबर होगी। या फिर ऑप्शन में देगा शून्य होगी, शून्य कोटि की अवक्रिया की इकाई क्या देगा? वो शून्य होगी, सेकंड इनवर्स होगी। मतलब अलग अलग तरह के तुम्हें ऑप्शन मिलेंगे भिन्न भिन्न प्रकार के। तो कुछ बच्चे तो ये सोचेंगे कि शून्य कोटि की है तो शून्य लगा दो, है ना। कुछ ये सोचेंगे शून्य कोटि की है तो 1 लगा देते हैं। लेकिन हमेशा शून्य कोटि की अवक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई उसकी दर के बराबर ही होती है। जो दर की इकाई है वही दर स्थिरांक। एक कोटि आती है कि शून्य कोटि की अवक्रिया के लिए दर स्थिरांक किसके बराबर होता है? दर स्थिरांक दर के, और दूसरा ऑप्शन कोई दे देगा कि दर के बराबर नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, या कोई दो ऑप्शन बना देगा कि ये दोनों होंगे।
तो हमेशा दर स्थिरांक किसके बराबर होता है, दर के बराबर। चलो और भी मैं तुम्हें ओटी बना के इसकी दे दूं। अब ऐसे क्वेश्चन है जिनमें, अच्छा एक क्वेश्चन पूरा 4 नंबर का आता है, वो आता है निम्न कोटि की अवक्रियाओं के लिए दर स्थिरांक की इकाई बताइए। 4 नंबर का होगा। पहला, प्रथम कोटि की अवक्रिया के लिए द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि और शून्य कोटि चारों दे देगा। तुम चाहो तो डायरेक्ट कोटि से फॉर्मूला में बताऊंगा, उससे निकल आती है, और या फिर तुम जैसे मैंने सॉल्व कराया है प्रथम कोटि के लिए दर स्थिरांक की इकाई, उसका वेग व्यंजक लिखो प्रथम कोटि का। देखो आंख बंद करके भी लिख सकते हो तुम प्रथम कोटि के लिए वेग व्यंजक। मैं कहूँ प्रथम कोटि के लिए वेग व्यंजक लिखो तो तुम तुरंत लिख दोगे दर बराबर, क्या लिखोगे, के ए पे घात 1। फिर मैं कहूँ द्वितीय कोटि के लिए बताओ, तो तुम कहोगे दर बराबर के इंटू ए पे घात 2। फिर तुम कहो, मैं कहूँ तृतीय कोटि के लिए बताओ, तो तुम कहोगे दर बराबर के इंटू ए पे घात, या तो तुम 3 कर दोगे, या फिर तुम ऐसा कर सकते हो ए पे घात 2 और बी पे घात 1, तुम्हारी मर्जी है, कैसे भी कर सकते हो। ये हो गई। फिर मैं कहूँ शून्य कोटि के लिए बताओ व्यंजक, तो आप लिखोगे दर बराबर के, एक कहाँ है, 0 हो गई, वो तो क्षमता क्या है, इकाई 1 हो गई। या ऐसे भी लिख सकते हो, लिख देना, उसमें हमारा क्या जा रहा है, ए पे घात 0, मानते ही कि। अब जब तुम दर समीकरण सबके जानते ही हो, तो इकाई निकालने में कितनी देर लगेगी, इसको नीचे ले जाओ और फटाफट इकाई निकाल दो। बाद में मैं तुम्हें, हो सकता है आज आ जाए वो फॉर्मूला, हो सकता है कल एक फॉर्मूला और दे दूंगा तुम्हें, जिससे सिर्फ वो कोटि दे दे हमें, 1 2 3 4 कोटि दे दे बस, वो कोटि देते ही हम 1 सेकंड के अंदर आंसर बता देंगे। पर सॉल्व करोगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि नंबर 4 का आ रहा है, ठीक है। ओटी में आएगा तो उस मेथड से कर देना, और 4 नंबर का है तो पूरा ऐसे सॉल्व करके कर देना। बोलो बच्चों समझ में आया? ओटी ओटी लिख दूं, आज नए नए हो गए तुम। ये आता है 1 + 4 = 5। टोटल 5 नंबर की यूनिट है, जिसमें से एक ओटी और 4 नंबर का एक क्वेश्चन। बात ये नहीं है कि ओटी एक आती है, बात ये है कि एक ओटी छूटनी नहीं चाहिए। ये यूनिट इतनी सिंपल है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस समझने वाली है पूरी, और इसमें कुछ भी नहीं। बताओ एक भी लाइन तुमने रटी हो तो अभी तक, मैंने तो अभी तक नहीं कहा कि इसको तुम रट के ले आओ, कोई भी चीज रटने की इसमें है ही नहीं, सब समझने की है, बस शर्त है शुरू से पढ़ते रहो, ठीक है। चलो अब मैं तुम्हें दे रहा हूं एक क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, लिखो सब, उन अवक्रियाओं की कोटि की गणना करो जिनका वेग व्यंजक निम्न है। उन अवक्रियाओं की कोटि की गणना करो, कोटि फाइंड करो, उन अवक्रियाओं की कोटि की गणना करो जिनका वेग व्यंजक निम्न है। जिनका वेग व्यंजक, देखो उसने वेग व्यंजक ही दिया है, वेग व्यंजक निम्न है, समीकरण तक नहीं दिया, उसने सिर्फ वेग व्यंजक दिया है। और वेग व्यंजक क्या होता है, वही दर समीकरण, वही दर और वेग दे की बात है, वेग व्यंजक या दर का समीकरण बात एक ही है। तो उसने दिया, अभी क्वेश्चन ही चल रहा है, फर्स्ट वेग बराबर, अभी तक हम दर लिख रहे थे, वेग भी लिख के दे सकता है, वेग बराबर उसने दिया है, ये दर समीकरण ही है, ए पे घात 1/2, मुझे जल्दी से बताना, सबको दिख रहा होगा, 3/2, बताओ इसकी कोटि। आवाज देर में पहुंचती है ना थोड़ी। कोटि बराबर आ गई है बहुत सारे बच्चों की, पवन, कृष्णपाल, हाँ बेटा आ गई बिल्कुल, गोविंद लिख रहा है W, 2 ही है वो, W लिख दिए होंगे उसको, 2। कैसे निकली कोटि, होती क्या है, दर समीकरण में अविकारकों की सांद्रताओं पर लगी घातों का योग अवक्रिया की कोटि कहलाता है। मैंने पहले ही पढ़ा दी है ये तुम्हें डेफिनेशन। कोटि से आप क्या समझते हो, दर समीकरण, ये रहा दर समीकरण में अविकारक, ये रहे अविकारक की सांद्रता, अविकारक की सांद्रता ये रही A, और एक सांद्रता ये रही B, अविकारक की सांद्रताओं पर लगी घात, एक घात ये रही, एक घात ये रही, लगी घातों का योग अविक्रिया की कोटि कहलाती है। जो नए बच्चे भी जुड़े होंगे उनको भी मैंने डेफिनेशन
बता दी 1/2 प्लस 3/2 जोड़ दो। देखो ये है 1.5 और ये आधा। आप कुछ सोचो, ये 1.5 और 1.5 में आधा जुड़ेगा तो बताना कितना हुआ, 2 हुआ कि नहीं। तो सीधे सीधे क्या लिख सकते हो, 2। 1.5 प्लस आधा 2। और यहाँ पे तुम एक्सपर्ट हो तो इनके ले लो क्या, लघुत्तम। और लघुत्तम लेके अपने हिसाब से ये छोटे छोटे बच्चे करते हैं वैसे कर सकते हैं। ठीक है, छोटा सा गणित है, कुछ खास नहीं है। अब देखो अगला, वेग बराबर एक और व्यंजक दिया है के, अगली की बताना। कितनी सिंपल सी चीजें आती हैं इस यूनिट में, एक एक नंबर की चीजें, कुछ नहीं है इनमें। ठीक है, निकालो इसकी कोटि, 3/2 कोटि प्लस -1। अपन तो जोड़ेंगे ही पर वो माइनस हो जाएगी, 3/2 -1। 1.5 में से एक गया तो कितना बचा, आधा। भाई ये क्या है, 3/2 1.5 ही है और एक गया 1.5 में से तो आधा, यानी 0.5 बचा। या आधे को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। मैंने तुमसे कहा भी हुआ कोटि भिन्नात्मक भी हो सकती है, कोटि भिन्नात्मक आती है, ये अपन ने डेफिनेशन में पढ़ ली है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन लिखो, अगला नेक्स्ट। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है और ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ऐसे नहीं कि फालतू फालतू क्वेश्चन, सब तुम्हारी एनसीईआरटी में ही दिए हुए हैं। क्योंकि अब एमपी बोर्ड तो रहा नहीं, सब कुछ एनसीईआरटी हो गया है। इसमें तो सीधी यूनिट या चैप्टर की बात है, वो तो एक ही रहता है, बस उनके टॉपिक रहते हैं, हटा कुछ नहीं है, सारे टॉपिक वही हैं सारे, बल्कि बढ़ गए, पहले से बढ़ गए। एमपी बोर्ड में कम थे, तुम देखे होंगे किसी के नोट्स तुमने लिए भी होंगे भाई वगैरह के, तो तुम देख लेना पहले के नोट्सों में न्यूमेरिकल बहुत सारे बढ़ गए होंगे। थ्योरी थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं अलग हुई है, बाकी कुछ कुछ सेम मिलेगी। क्वेश्चन लिखो, निम्न अभिक्रियाओं के वेग व्यंजकों से इनकी कोटि तथा वेग स्थिरांक की गणना करो। क्वेश्चन लिखो, निम्न अभिक्रियाओं के वेग व्यंजकों से इनकी कोटि तथा वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात करो। वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात करो। वेग व्यंजकों से कोटि और वेग स्थिरांक, मतलब देखो उसने क्या दिया है, वेग व्यंजक तो दिया है, वो चाहता तो तुम्हें वेग समीकरण देता तो वेग समीकरण से तुम निकाल नहीं पाते, मतलब वो समीकरण दे देता तो नहीं निकाल पा, उसको व्यंजक देना पड़ेगा। वो क्या होता है वेग व्यंजक, देखो पहला क्वेश्चन में ही है ये पार्ट भी, NO 2NO gives N2O2 और इसका वेग व्यंजक भी दिया है, वेग बराबर दर स्थिरांक और NO पे घात 2। ठीक है, 2 है, 2 लगा दी उसने, जरूरी नहीं था कि 2 आ भी सकता है, मैंने तुम्हें 1000 बार बोल दी ये बात तो, कि ये घात इस समीकरण के रस समीकरण मितीय गुणांक, इसको बोलते हैं रस समीकरण मितीय गुणांक, इसके बराबर हो भी सकता है और नहीं भी। हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी अच्छी बात है, हमें उससे दिक्कत क्या है, हम तो इससे निकालेंगे ना कोटि, इससे हमें इससे मतलब ही नहीं, कोटि चाहिए हम निकाल देंगे सॉल्यूशन। इसके लिए कोटि बराबर, हमें क्या देखना पड़ेगा, इसको मत देखना, इसको देखना, घात कितनी लगी है 2, तो कोटि हो गई 2। अब लिखानी है वेग स्थिरांक की इकाई, तो इकाई भी तो इसी से आती है, इससे मतलब ही नहीं, इकाई भी इसी से आएगी। तो चलो अब हम इसकी वेग स्थिरांक की इकाई निकालते हैं, वेग
स्थिरांक की इकाई, सब हेडिंग डाल लो इकाई। और वेग स्थिरांक इसका क्या है बताओ, k बराबर ऊपर क्या है वेग और नीचे क्या है नो की सांद्रता पर घात कितनी लगी है 2। वेग का मतलब होता है दर, और दर क्या होती है सांद्रता बटे समय। इतनी देर से हम दर वेग गति तीनों चीज एक ही होती हैं, तो हम वेग की जगह क्या लिख सकते हैं सांद्रता बटे समय। वैसे वेग बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय, वेग बराबर दूरी बटे समय, पर वो फिजिक्स में चलता है। केमिस्ट्री में रिएक्शन में क्या चलता है सांद्रता बटे समय अंतराल समय इनटू ये भी क्या है, ये भी तो सांद्रता है, नहीं दिख रही अब एक कारक की सांद्रता, तो ये भी हम क्या लिखेंगे सांद्रता का घात। बहुत से बच्चे निकाल भी चुके होंगे, ठीक है। ये सांद्रता से एक सांद्रता कट गई, एक घात बची, क्या बचा 1/, समय को हम क्या लिखेंगे सेकंड, इनटू इस सांद्रता को हम क्या लिखेंगे मोल लीटर इनवर्स। अब देखो समय को ऊपर, इसको मोल को ऊपर ले जाओ तो मोल इनवर्स, लीटर को ऊपर ले जाओ तो लीटर, और सेकंड को ऊपर ले जाओ तो सेकंड इनवर्स। ये हो गई पहली